नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है, उनके कार्यपत्रक 51 से 55 व आकलन नंबर 9 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 50 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे आप हल कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 51। गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पढ़ते हैं इस गद्यांश को क्या कह रहा है। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कहानी है, इस कहानी को अपन पढ़ेंगे और फिर इन प्रश्नों के जवाब देंगे। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी है, क्या तुम मेरे लौटने तक उसे अपने पास रख लोगे? सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं भाई, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं यात्रा से जो उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ भेज दूंगा। सलीम ने अनस को अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले गया और कुछ खिलौने जो उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा, रास्ते में एक भयानक घटना हुई। एक चील झपटा मारकर उसे ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कैसे संभव है? अमन ने कहा, जब चूहे छड़ी को खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठा लेकर जा सकती है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह लोहे की छड़ी अमन को वापस कर अपने पुत्र को घर ले आया। तो ये एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है। इस काल्पनिक कहानी को पढ़ने के बाद में इनसे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं इसका कि अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? तो अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास एक लोहे की जो छड़ी थी उसे छोड़ा था। दूसरा प्रश्न है, असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? तो असल में देखा जाए तो चूहा लोहे की छड़ी को कभी नहीं खाता है। असल में उसने क्या कर लिया था, सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। लोहे की छड़ी को सलीम ने अपने पास रख लिया था। अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? तो छड़ी के साथ क्या हुआ था? कुछ चूहों ने उसे खा लिया। सलीम के अनुसार है चूहों ने क्या कर लिया, उसे खा लिया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। इस कहानी में लालची कौन था? तो सलीम यहाँ पर लालची है क्योंकि उसने उस छड़ी को छुपा लिया था। वाक्य पूरा करना है। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है। इस तरह वाक्य पूरा करना था कि यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? हम भी ऐसा ही कुछ सबक सिखाते ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 51। देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 52 को। व्यवहारिक व्याकरण मुहावरों का प्रयोग करते हुए ये गद्यांश है, इसे पढ़ेंगे। गद्यांश में लिखा है कि जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गिद्ध रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चटे बटे थे। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी जब भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता। एक दिन गीदड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े तो गीदड़ वहां से 9-2-11 हो गया। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गीदड़ ने गिद्ध से मदद मांगी लेकिन वह चिकना घड़ा निकला और वह भी सुमंत्र हो गया। गीदड़ का दिल टूट गया। तो यहाँ आप देखोगे
तो आपको बहुत सारे मुहावरे देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, यह एक आपका क्या है, मुहावरा है। इसी तरह आटे दाल के भाव मालूम होना, यह भी एक मुहावरा है। 9 2 11 होना मुहावरा है। इधर सुमंत्र होना मुहावरा है। चिकना घड़ा निकलना मुहावरा है। दिल टूट जाना, ये भी मुहावरा है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 मुहावरे देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे इससे संबंधित प्रश्नों को। क्या है प्रश्न? दिए गए मुहावरों के सही अर्थ में सही का निशान लगाइए। कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इसमें देखा जाए यानी एक जैसी आदत, एक जैसी आदत। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। चिकना घड़ा निकलना या चिकना घड़ा निकला यानी किसी बात का असर न पड़ना या किसी बात का असर न होना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। पहला, आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है। आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है। तो यहाँ क्या अर्थ निकलेगा? यानी बर्बाद हो जाना। इसी तरह दूसरा देख लीजिए, घर के काम में सबको हाथ बंटाना चाहिए, यानी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। आगे देखते तीसरा, मुसीबत में लोग आंख फेर लेते हैं, यानी ध्यान न देना। आंख फेरना यानी ध्यान न देना। चौथा, चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी, यानी धोखा दे दिया। ये खा है, धोखा, धोखा दे दिया। पांचवा देख, माँ गुस्से में लाल थी, यानी क्रोधित थी। चेतक घोड़ा हवा से बातें करता है, यानी बहुत तेज दौड़ता है। मीना ने नाक में दम कर दिया, यानी परेशान कर दिया। इस तरीके से 2 नंबर प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दिए गए मुहावरों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ देखोगे, कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। यहाँ मुहावरा पलक झपकना एक मुहावरा है, यानी पलक झपकना। सैनिकों ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना मुहावरा है। अपमानजनक शब्द सुन के वो आग बबूला हो गए, यानी आग बबूला होना मुहावरा है। आगे कार्यपत्रक नंबर 53। वाक्यों में क्रिया काल को पढ़कर समझना और लिख पाना। देखते हैं पहला प्रश्न। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रमा खाना बना रही है, तो ये कौन सा वाक्य है? ये आपका वर्तमान काल का वाक्य है। कुत्ता भौंक रहा था, यानी भूतकाल का वाक्य हो गया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वर्तमान काल का वाक्य है ये। चित्रकार चित्र बनाएगा, भविष्य में बनाएगा, तो भविष्य काल का वाक्य हो गया। बादल गरज रहे थे, भूतकाल की बात है। बादल गरज रहे थे यानी भूतकाल की बात है। इस तरीके से ये पहला प्रश्न जो है आपको करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है आपका, कि दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। जैसे वह सिनेमा गया होगा, वह सिनेमा गया होगा, यानी ये वाक्य भूतकाल का है। ये वाक्य किसका है? भूतकाल का है। इसी तरह आपको बताना, अंजू पढ़ रही है, यानी वर्तमान काल का वाक्य है। तेज आंधी आई थी, यानी भूतकाल का वाक्य है। पिताजी पत्र लिखेंगे, भविष्य में लिखेंगे। तुम कल, यानी कल तुम आ जाना, कल तुम आ जाना, यानी भविष्य काल की बात है। हम शाम को बाजार जाएंगे, यानी भविष्य की बात है। इस तरीके से वाक्यों का पता करना है कि कौन सा वाक्य किस काल का है। आपको पता होना चाहिए 3 काल है। काल कितने हैं? काल है 3, और 3 कालों में पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस तरीके से है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहन हॉकी खेल रहा है, तो ये खेल रहा है यानी वर्तमान काल का वाक्य है। सब छात्राएं घर चली गई थी, सही थी, यानी भूतकाल का वाक्य बनाना। अब आप बनाओगे भविष्य काल का, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये भविष्य काल का हो गया। अब भूतकाल का बनाओ, सुधा ने झूठ बोला था, भूतकाल का वाक्य हो गया। अब वर्तमान का बनाना है, हम विद्यालय जा रहे हैं, ये वर्तमान काल का वाक्य बन गया। इस तरीके से वाक्य बनाने थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उनका काल लिखना है। कर्ण खाना खाएगा,
यानी भविष्य में खाएगा। सुमन अनीता से बात कर रही हैं, वर्तमान काल में बात कर रही है। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, भविष्य की बात कर रही है। बारिश होने की संभावना है, वर्तमान की बात है। मुझसे भूल हो गई, वर्तमान की बात है। प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी, भूतकाल की बात है। इस तरीके से ये बताना था। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 54 की तरफ। इसमें आपको वार्तालाप देखने को मिलेगा। पहला देख लेते हैं कि आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है। इस पाठ में आप बस के मालिक हैं और बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया। बस की विशेषता बताते हुए आप श्याम सुंदर को क्या जवाब दोगे। श्याम सुंदर कहता है कि आपकी बस खराब थी तो हमें बताना चाहिए था। तब आप बस के मालिक हो तो आप जवाब दोगे, जी खराब कहाँ है, चल तो रही है। तब आप श्याम सुंदर आपको क्या जवाब देगा, तो ये रुक रुक कर क्यों चल रही है। तब मालिक कहते हैं ये एक मशीन है, कभी कभी समस्या हो जाती है। तब श्याम सुंदर कहते हैं तो आपने पहले बताया होता तो हम बस में सफ़र करते ही नहीं। तो मालिक कहते भाई साहब मशीन है, समस्या तो आ जाती है, क्या करें। तब श्याम सुंदर कहता है कि तो इसे बेचकर नई बस क्यों नहीं ला देते हो। तो मालिक कहते बस तो ठीक है मगर कभी कभी समस्या हो जाती है। तब श्याम सुंदर कह रहा है आप यात्रियों की जान के साथ खेल रहे हैं। मालिक कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, कभी अभी ठीक हो जाएगी, आप थोड़ा धैर्य रखो। तो श्याम सुंदर कह रहा है हमें समय पर पहुंचना है और आगे वाली गाड़ी में चढ़ना है। तब मालिक कहते ड्राइवर को भेजा है, दूसरी बस आती होगी। इस तरह ये वार्तालाप चलता है। इस वार्तालाप को देखते हुए आप इसे हल कर सकते हैं। कार्यपत्रक नंबर 55 है। नीचे लिखी कविता को कहानी में बदल कर लिखिए। पहले ये कविता है, इसको कहानी में बदल करके लिखना है कि सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी। जब होती थी रात घनेरी, तब करता था वह नित फेरी। चुपके चुपके बाहर जाता, खेतों से गेहूं खा जाता। गेहूं खा खा मस्ती साई, तब क्या उसने मन में आई। खाल बाग की उसने पाई, उसने सूरत अजब बनाई। पहनी उसने खाल बदन में, चला खेत चरने फिर बन। तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, यह भी बोला चिपो चिपो, खुली बाग की कलई सारी। तब तो सामत साई भारी, डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने। भगा वहाँ से यह बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत हारा। गिरते पड़ते घर को साया, मरते मरते प्राण बचाया। इस तरीके से ये काव्य पंक्तियाँ हैं। उसको काव्य को किस में बदलना, कहानी में बदलना है। तो इसकी कहानी ये बनती है कि एक बार एक शैतान गधा था। वह जैसे ही रात हो जाती, वह बाहर खेतों में खाने के लिए निकल जाता था। गेहूं खाते खाते उसे एक दिन मस्ती सूझी और एक दिन उसे बाग की खाल मिल गई। फिर उसने उस खाल को अपने शरीर पर पहन लिया। उसने अपनी अजब सूरत बना ली और एक खेत में चरने के लिए पहुंच गया। जहां पहले से कुछ गधे चर रहे थे, उनको बोलते देखकर वह भी उनकी तरह बोलने लगा, जिससे उनकी पोल खुल गई। फिर खेत के मालिक ने डंडे से पीट पीट कर गधे की हालत खराब कर दी। जैसे को तैसा अपने प्राण बचाकर बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा। तब गधे को अपनी गलती का पर बड़ा पछतावा हुआ। इस तरीके से कार्यपत्रक पूरे हो जाते हैं। बढ़ते हैं आकलन नंबर 9 की तरफ। 9 का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि पत्थर को कहते हैं, पत्थर को पाहन कहते हैं। निम्न में से उपसर्गों के समूह का सही विकल्प बताइए। तो ये हैं असफल, अमर और अभाग्य। ये सही विकल्प है, सही विकल्प है ये तीनों। इसमें भय में अ उपसर्ग लगा, सफल में अ उपसर्ग लगा और अमर में अ उपसर्ग लगा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ साटिए। तो सही अर्थ है बराबर और समान। बादल गरज रहे थे, वाक्य में काल कौन सा है, भूतकाल है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है वीरता देश को सुदृढ़ बनाती है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, कायरता उसे कमजोर बना देती है।
व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। एक दिन तो सबको मरना ही है, चाहे राजा हो या रंक। टिम्मी लहू का अंग्रेज है और कर्ण का अनुज है। मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे का काना राजा, तो अंधों में काना राजा। मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति। मोहित 10वीं पास हैं, वे गांव में अंधों में काना राजा है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है वो लिखने हैं। मीना बहुत मेहनती है, इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत है, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा, बाहर बहुत सर्दी है, तो बाहर ये क्रिया विशेषण हो गया। भानु तेज दौड़ती है, तो तेज यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया। दादी जी धीरे धीरे चलती है, ये क्रिया विशेषण हो गया। आगे प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक शब्द बनाइए। जैसे ए से अभय बन गया, अव से अवगुण बन गया, सु से सुपुत्र बन गया, उप से उपकार बन गया। नीचे शब्द और उनके पर्यायवाची मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। अध्यापक शब्द है, उसका पर्यायवाची गुरु हो जाएगा। फिर आनंद शब्द है, उसका पर्यायवाची हो जाएगा हर्ष। आँख शब्द है, आँख का हो जाएगा नयन। कपड़ा का हो जाएगा वस्त्र। तालाब का हो जाएगा सरोवर। आकाश का हो जाएगा आपका नभ। और पेड़ का हो जाएगा वृक्ष। फूल का हो जाएगा आपका कुसुम। इस तरीके से पर्यायवाची शब्द लिखने थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों से दो ऐसे वाक्य बनाइए कि उनके दोनों भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे कनक कनक, हम कनक पहनते हैं, हम कनक खाते हैं। मुद्रा, रमेश ध्यान मुद्रा में बैठा है, भावेश के पास बहुत मुद्रा है। इसी तरह अपनी क्लास समाप्त हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। आगे की क्लास आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।